मन इसलिए नहीं माना क्योंकि मैंने क्वेश्चन जो बनाया था, ये सेट जो क्वेश्चन पेपर का सेट था 7वां सेट है और इसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को रखा है। आप अगर इन 1 से लेकर 7 तक इन सारे टेस्ट सीरीज को 2x की स्पीड से अगर आप देखते जाएं और उसका जो मैंने एनालिसिस कराया है वो आप देखते जाएं धैर्यपूर्वक, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। वो बात अलग है कि आपको समय न मिले, आप वीडियो न देख पाएँ या आप तक वीडियो ना पहुँचे, वो अलग चीज़ें हो गई। लेकिन अगर आपने वीडियो देखा, क्वेश्चंस को ध्यान से सुना, समझा, पढ़ा, तो आपका फ़ायदा पक्का होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित ये टेस्ट सीरीज मैंने बनाया है। 40 प्रश्नों की श्रृंखला है। 40 प्रश्नों में इस टेस्ट सीरीज में मैं ऐसा घुमाऊंगा आपको कि देखिएगा, आपका दिमाग भी चकराएगा और खुश भी हो जाएंगे कि वाह, क्वेश्चंस तो ऐसे ही आते हैं। अब भले ही हमने देखो, एक चीज़ में जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं पैसेज नहीं दे रहा हूँ। पैसेज आप इजीली कर ले जाएंगे, तो पैसेज इजीली कर ले जाएंगे तो उस पैसेज की जगह से मैं 4-5 क्वेश्चन बढ़ा देता हूँ, ग्रामर के और अलंकार के, इन सब चीज़ों के दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाए। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं 7वां टेस्ट सीरीज, 7th नंबर का हिंदी टेस्ट सीरीज। और मैंने बनाया है चुन चुन कर क्वेश्चंस बनाए हैं, प्रीवियस ईयर जो आते हैं क्वेश्चंस उन्हीं में से हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है कि फ्रेंच भाषा का शब्द कौन सा है। तो कौन सा शब्द इसमें से फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो वो है अंग्रेज। ऑप्शन सी सही है। दूसरा प्रश्न, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ये मिलता है सामवेद में। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि गायन का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है सामवेद में। घनाक्षरी छंद है, कैसा छंद है, तो ये है वार्णिक छंद, घनाक्षरी। अगला प्रश्न, मंदिर और मंदिरा ये दोनों शब्द युग्म हैं, इनका उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। मतलब इस मंदिर का मतलब कौन सा शब्द बताएगा अर्थ, और इस मंदिरा का मतलब क्या बताएगा। तो देखो मैं बताता हूँ, जो मंदिर है, इस मंदिर का अर्थ होता है देवालय, मतलब पूजा घर या देवालय। और जो मंदिरा है, मदिरा नहीं है ये, मंदिरा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अश्वशाला, जहाँ पर घोड़े रहते हैं। और एक मैं और अगर जोड़ दूं यहाँ पे, तो एक होता है मदिरा। तो मदिरा मतलब क्या होता है, शराब। अगला प्रश्न, प्रश्न थोड़ा संभल के पढ़िएगा, प्रश्नों में आपसे मिस्टेक हो सकता है। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए, क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो 4 शब्द दिए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो बिल्कुल चर्म की तरह बोलने में बिल्कुल प्रतीत होता है, लेकिन वो भिन्न शब्द है। तो देखते हैं, चमड़ा नहीं है, चर्म का अर्थ चमड़ा है, लेकिन चमड़ा समभिन्नार्थक नहीं है। चित्र, चित्र भी नहीं है, अंतिम भी नहीं है, बचा कौन सा, चरम। अब आप देखो, चर्म बोलो और चाहे चरम बोलो, आपको सामने वाले को यही लगेगा कि आप दोनों वही घालमेल कर रहे हैं, कहीं चर्म कह रहे हैं, कहीं चरम कह रहे हैं। जबकि चर्म का मतलब क्या होता है, चमड़ा होता है, और चरम का मतलब क्या होता है, शीर्ष, बिल्कुल कहते हैं टॉप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टॉप, तो वही शीर्ष। तो ये है समभिन्नार्थक। समभिन्नार्थक शब्द उन्हें कहते हैं जो देखने में और बोलने में एक जैसे हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, तो समभिन्नार्थक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, कक्षा और कुक्षी का सही युग्म है। मतलब कक्षा मीन्स क्या होता है और कुक्षी मीन्स क्या होता है। तो कक्षा मीन्स क्या होता है, श्रेणी, जिसको कहते हैं क्लास, और कुक्षी मीन्स क्या होता है, कोख। तो देखिए, श्रेणी और कोख किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो श्रेणी और कोख ऑप्शन डी में। ये भी आपको ध्यान देना है कि इसका जो क्रम है वो उसी क्रम से होना चाहिए। जैसे कक्षा पहले लिखा है, तो कक्षा का अर्थ श्रेणी ही होना चाहिए और श्रेणी पहले होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपके ये ऑप्शन कट जाते, 2 ऑप्शन बचते, एक और ये। अब यहाँ पे आपको मैचिंग करना रहता। कुक्षी, कुक्षी मतलब होता है कोख। तो देखो कोख किस में है, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था,
तो 2 ऑप्शन थे, तो देखो 3 एलिमिनेट हो गए, बचा कौन सा? डी। तो कक्षा मीन्स होता है श्रेणी और कुक्षी मीन्स होता है कोख। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द है गोधूम। इसका तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव शब्द होता है गेहूं। जिसको आप कहते हो गेहूं, उसका तद्भव गेहूं होता है। पड़ोसी है, ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? इसका होता है प्रतिवेशी, और प्रतिवेश मतलब पड़ोस होता है। बहु तद्भव है, वधु इसका होता है तत्सम। और शहीद क्या है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, ये अरबी शब्द हमें लगता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द कौन सा है? प्रलाप, बैंक, ये तो इंग्लिश है। मर्म, मर्म नहीं होता है, इसका तद्भव होता है मरम, मर्म तत्सम है। मुंह, इसका क्या होता है? तद्भव, तद्भव मुंह है, और इसका तत्सम क्या होता है? मुख। तो ऑप्शन इसका डी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में मुस्लिम शासन से आया शब्द है, मतलब जो मुस्लिम शासन के प्रभाव से या उनके प्रशासन के प्रभाव से आया शब्द है। तो ऑप्शन जो सी है वो इस प्रश्न का सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो ये श्रृंगार रस को कहा जाता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका स्थायी भाव होता है श्रृंगार का रति। रति के जो पति हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है कामदेव, कामदेव, ठीक। हास्य, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। जिसमें कोई वेदना ही ना हो उसे कहते हैं निर्वेद। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य देखो मधुर शब्द से बना हुआ है माधुर्य। माधुर्य मतलब प्रेम। तो प्रेम वाला गुण किस रस में होता है? तो होता है श्रृंगार रस में। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव अभी हमने बताया रति होता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? एक संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग में क्या होता है? मिलना होता है। देखो, जब मिलने से पहले प्रेम का जो अनुभूति होती है या मिलन की अनुभूति होती है, वहाँ पे संयोग श्रृंगार की निष्पत्ति होती है। और जहाँ पे बिछुड़ने की अनुभूति होती है, जहाँ पे ब्रेकअप हो जाता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। और क्या मुख से निकलता है? अब तेरे बिन जी लेंगे हम। अगला प्रश्न, किस रस से पाठक उत्साहित होता है? तो उत्साहित होता है वीर रस से, क्योंकि इसका अस्थायी भाव ही क्या है? उत्साह है। विहग विहग फिर चहक उठे ये पुंज पुंज में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है वीप्सा अलंकार। इसकी देखिए हमने आपको सुविधा के लिए मैंने इसका पूरा डिटेल भी यहाँ पे, जो वीप्सा अलंकार है इसकी परिभाषा भी हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। क्या है परिभाषा, समझ लेते हैं। वीप्सा अलंकार आपने पहली बार देखा होगा, सुना होगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही आसानी से इसको आपको समझा दूंगा। देखिए परिभाषा ये है कि जहाँ आदर, घृणा, हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों से, या जैसे जहाँ पर आदर हो या घृणा हो या हर्ष, शोक, विस्मय आदि भाव हों और उनको प्रभावशाली रूप में व्यक्त करने के लिए किसी शब्द की आवृत्ति होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वीप्सा अलंकार होता है। जैसे कहते हैं वाह वाह, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई। फिर एक गाना भी नहीं चल रहा था पिछले महीने में, पदोपति ओए होए ओए होए। तो ओए होए उसका अर्थ तो कुछ नहीं है, अर्थ उसका कुछ ना होए, खाली बोलो ओए होए। तो ओए होए ओए होए, अब ओए होए 2 बार आ रहा है। एक अलंकार आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आए उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए जग वह पाए बौराए। लेकिन ये है उसका अपोजिट समझ लीजिए इस प्रकार से कि एक ही शब्द कई बार आएगा, लेकिन वो क्यों आएगा? क्योंकि वो आदर प्रकट करने आएगा या फिर घृणा प्रकट करने आएगा। जैसे कहेंगे छी छी,
आदर में जी जी, हर्ष में ओफो, हा हा, शोक में हाय हाय, और विस्मय में क्या कहेंगे? कहते नहीं है अरे। तो इस तरह से ये भाव है प्रकट करने के लिए। अब हमने बोल दिया च च, जैसे बोलते ना, तो दो वर्ण हैं, इनकी आवृत्ति होगी। जैसे कहा छी छी, तो दो शब्द हैं, इनकी आवृत्ति हो रही है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। छी जो पहले अर्थ है वही दूसरे का भी अर्थ है, अर्थ नहीं चेंज हो रहा है। फिर देख लीजिए, विप्सा का अर्थ ही यही होता है कि जहाँ पर शब्द की बार बार आवृत्ति हो किंतु उसकी अर्थ भिन्नता ना हो, वहाँ पर विप्सा माना जाता है। विप्सा का अर्थ ही है क्या? आवृत्ति। अगला प्रश्न, विरह है अथवा यह वरदान, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? तो किस अलंकार का उदाहरण है? तो ये सीधा सीधा आप मान लीजिए ये है संदेही अलंकार, संदेही अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसमें से जो शुद्ध शब्द है वो है प्रतिनिधि। वो ऐसे लिखा जाता है, प्रति और फिर निधि। बाकी जो लिखे हुए शब्द हैं वो है अशुद्ध। अगला प्रश्न, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो वो है टा ठा डा ढा। ऑप्शन ए सही है। चा छा जा झा ये हैं तालव्य। पा फा बा भा मा ये हैं ओष्ठ। ता था दा धा ये है दंत। ऑप्शन ए सही इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं वो। क्यों? क्योंकि आप अपने दोनों होठों को देखो, तो जब बोलो आप पा फा, तो देखो फा जब बोलते हैं दोनों होठ जब छोड़ते हैं, आपस में चिपकना छोड़ते हैं, तो एक प्रेशर से वायु निकलती है। अर्थात जो दोनों होठ थे आपके, ये वायु का या श्वास का अवरोध कर रहे थे। जैसे श्वास का अवरोध खत्म हुआ, ये व्यंजन प्रकट हुए। तो इस तरह से आप समझ लीजिए ये कौन सा होगा? ये होगा ओष्ठ व्यंजन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, नीचे का, यदि नीचे का होंठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? अब देख लीजिए, ओष्ठ काटा गया है ना, तो ओष्ठ ध्वनि ही तो नहीं बोल पाएंगे हम। तो ओष्ठ ध्वनि कौन कौन सी हैं? तो उसमें है पा, फा, बा, भा और मा। अब देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन डी में दिया गया है बा। तो ये नहीं बोल पाएंगे आप। स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिए। थोड़ा मैं समय लेके इसको समझाऊंगा। ट्रक, देखो रा के कौन कौन से रूप हैं? एक रा तो इस तरह से यूज होता है, और एक रा की मात्रा लगती है, जैसे कहते हैं कर्म, और ये इस तरह से यूज होता है तो होता है कर्म। ठीक, एक रा इस तरह से यूज होता है तो इसको कहते हैं देखो क्रम। तीन रूप यूज होते हैं जो रा के होते हैं। ठीक, अब तीनों का यूज इसमें देखते हैं कि कौन सा स्वर रहित है। तो देखिए ये वाला रा जो है, ये वाला रा, ये क्या है? क्रम। मतलब इसमें का जो है वो आधा है, रा पूरा है, मा पूरा है। ये मेन चीज जानना जरूरी है यहाँ पे। जैसे ट्रक, आपको लग गया होगा कि एक ए रूप भी होता है राग का, तो ये रूप नहीं होता। ये कैसे बना वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ट्रक, ट्रक में टा है आधा, फिर रा है पूरा, और फिर है का। अब ये रा, जब कोई अक्षर इससे पहले अगर आधा अक्षर रहता है तो ये रा इस तरह का रूप ले लेता है, और होता है ये स्वर सहित होता है, स्वर सहित होता है। तो देखो टा है, अब ये रा इस तरह का रूप लेगा तो ये ऐसे बन जाएगा यहाँ पे। तो ये दोनों जुड़ जाते हैं और आपको क्या दिखाई देता है कि बना हुआ है ट्रक, इस तरह से बना हुआ है। अब आपको समझ जाते हैं कि ये वाला रा का कोई रूप है, जबकि ऐसा नहीं है। पुनर्निर्माण, अब देखो यहाँ पे निर्माण में हम देखेंगे, वैसे हम देख सकते थे यहाँ पे पुनर्,
एक ऐसे होता है पुनर्निर्माण। ठीक, तो पुनर् में भी देख ले, पुनर्निर्माण, इस तरह से पुनर्निर्माण सही वर्तनी है। मैं इसको जरा डिलीट करता हूँ। पुनर्निर्माण ये लिखा हुआ है, पुनर्निर्माण में कौन सा रा का प्रयोग हुआ है? तो इसमें स्वर रहित रा का प्रयोग ए वाले में नहीं हुआ है। दूसरा ऑप्शन हमने चेक किया पुनर्निर्माण, तो इसमें देखो पुनर् इस तरह से बना और फिर बना निर्माण। जब ये जुड़ा तो ये रा चला गया ऊपर, मतलब ये वाला, और ये वाला रा जो होता है ऊपर वाला ये होता है आधा। आधा मतलब स्वर रहित, मतलब स्वर नहीं है। अगर स्वर आ जाए, स्वर नहीं है यानी कि इस तरह से स्वर अगर आ जाए तो हो जाता है इस तरह से, ये हो जाता है स्वर सहित। तो ये कौन सा? आधा है। तो ऑप्शन इसका तो ये बी वाला मिल गया हमें कि स्वर रहित शब्द जो रा का प्रयोग है वो बी में है। आगे देख लेते हैं त्राटक। अब त्राटक में जो ये त्रा लिखा है, अब इसमें ता होता है आधा और रा होता है पूरा, ये क्या मिल जाता है? ये बनता है त्रा। तो त्रा में देखो रा पूरा है तो स्वर सहित है, तो यानी कि इसमें भी नहीं है। और शत्रु यहाँ पे भी त्रा है, तो त्रा में रा पूरा होता है, पूरा है, स्वर सहित है, तो यानी कि इसमें भी स्वर रहित नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन बी सही है। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे कहलाते हैं। देखियो, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर शब्द कैसे, वर्ण कैसे होते हैं? दो प्रकार के। कौन से? एक अघोष और दूसरा कौन सा होता है? सघोष। अब आप पहचाने कैसे? जैसे आप बोले का, का बोला आपने, जो आपके गले की ये गांठ है, जो थायराइड ग्लैंड जहाँ पे होती है, उसको देखिए, गा। देखो बोला आपने क्या? का। फिर बोलिए खा, फिर बोलिए गा, गा, घा। तो देखो ग और घा बोलते हो तो यहाँ पे कंपन होने लगती है। तो जो कंपन होती है ये होता है घोष, जिसको कहते हैं कंपन को सघोष व्यंजन कहते हैं। अगर कंपन ना हो, जैसे बोलो क, जैसे बोलो ता में कोई कंपन नहीं, पा में कोई कंपन नहीं, तो इस तरह से जिसमें कंपन हो जिन वर्णों को बोलने में उसे कहते हैं सघोष, और जिनमें कंपन ना हो उन्हें कहते हैं अघोष। तो वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं सघोष। सघोष को और एक शब्द से जानते हैं, इसको हम कह देते हैं घोष। घोष कहेंगे तब भी वही चीज़ है, दोनों सेम है। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, घोष ध्वनियाँ होती हैं वो। अरण्य का पर्यायवाची है, तो अरण्य का पर्यायवाची है कानन, ऑप्शन डी। और क्या है? अटवी। अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल, वन, कांतार, और कितना पर्यायवाची लेंगे? चलिए, असुर का समानार्थी है, तो असुर का समानार्थी भूत नहीं है, पापी भी नहीं है, उद्दंड भी नहीं है, राक्षस है, ऑप्शन डी सही है। जीभ का पर्याय है, तो जीभ का पर्याय क्या है? रसना, जिह्वा। जिह्वा इसी तरह से लिखा जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो स्रोत के आधार पे हैं 5 भेद, रचना के आधार पे 3 भेद। 5 भेद कौन से हैं स्रोत के आधार पे? तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज, पांचवा संकर। ये स्रोत के आधार पे है। साकार में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, इस पे ध्यान भी मत दीजिएगा। आर तो है ही नहीं, साक भी नहीं है कौन सा? सा। सा उपसर्ग के साथ आकार मिला दिया गया। सा मतलब क्या होता है? सा उपसर्ग जिसमें लग जाए तो हो जाता है सहित। जैसे मूल, मूल मतलब मूल में लगा दिया वो उपसर्ग सा, तो क्या हो गया? समूल, मतलब मूल सहित। आकार, आकार में सा लगा दिया तो हो गया साकार, मतलब आकार। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ है? तो ऑप्शन इसका देखते हैं। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है अपभ्रंश से, ऑप्शन सी सही है। हिंदी भाषा का कौन सा रूप जो है मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया? तो कौन सा रूप है? वो है खड़ी बोली। खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी
ये सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। सौरसेनी अपभ्रंश, और सौरसेनी अपभ्रंश ये अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। बड़ा डिटेल में है, जाना पड़ेगा, फिर वहीं देख लीजिए। पहले क्या, पहले आया वैदिक संस्कृत, जो सबके लिए पढ़ना जो आसान नहीं था, सबके लिए पढ़ना आसान नहीं था, उसको थोड़ा सरल बनाया गया लौकिक संस्कृत करके। लौकिक संस्कृत जब बनी तब क्या हुआ, उसको कुछ लोग पढ़ने लगे, सबके लिए सही से आसानी से उपलब्ध हो गया वो पढ़ने के लिए। फिर लौकिक संस्कृत का रूप जब बिगड़ा तो ये हो गया पाली भाषा। पाली भाषा का रूप बिगड़ा तो प्राकृत भाषा हो गया। प्राकृत के बाद अपभ्रंश हुआ, और अपभ्रंश के 7 खंड हुए, 7 प्रकार हुए, जिनमें से एक प्रकार है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी आती है, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है खड़ी बोली। तो इसका आंसर कुल मिला के कौन सा होगा सही, क्योंकि हमने दोनों टिक कर दिया है, तो आंसर इसका सही होगा खड़ी बोली, ऑप्शन डी। गोपाल में कौन सा समास है? गोपाल, गायों को पालने वाला। गोपाल किसका पर्यायवाची है? तो श्री कृष्ण का। जो शब्द ऐसा हो कि उसका अर्थ किसी तीसरे को इंगित करे, तो वो शब्द होता है, वो समास होता है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी सही है। उसी प्रकार से जैसे पद्मासन, पद मतलब होता है कमल, पद्म मीन्स कमल, और कमल पर आसन किसका है? तो कमल पर आसन है ब्रह्मा जी का, यानी कि ये तीसरे चीज को इंडिकेट कर रहा है, कौन? पद्मासन। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी। एक तो करेला आप, तीता दूजा नीम चढ़ा, इस जो लोकोक्ति है का क्या अर्थ है? एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, ठीक। दूसरा क्या है ऑप्शन? बुरे का अच्छे से संग होना। तीसरा है बुरे व्यक्ति की बुरी संतान। चौथा है बुरे का और बुरे से संग होना। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा डी, बुरे का और बुरे से संग होना। दिल पक जाना, तो दिल तो पक जाता है ना, पकता जरूर है, तो इसका मतलब होता है अत्यंत पीड़ित होना, ऑप्शन ए सही है। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के बारे में एक पूरा कंप्लीट वीडियो मैं लाऊंगा समय मिलने पर, तो डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए 2 विशेषण होते हैं प्रयोग के आधार पे। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो परोपकार में बहुत से दिग्गज लोग हैं, वो विसर्ग संधि मार देंगे, पराह लगा देंगे कि पराह है, क्योंकि यहाँ पे ओ आ गया, पराह है, तो ये संधि विसर्ग हो जाएगी, जबकि गलत है। मान लीजिए पराह है तो यहाँ पे क्या है? उपकार, तो कैसे यहाँ पे ओकार हो जाएगा, ठीक। तो ये नहीं है, पर के बाद उपकार। अब पर में रा में यहाँ पे रा को हम निकाल लेंगे, आ जाएगा आ, और यहाँ पे है उ, और फिर इधर हम रख देंगे कार, इधर खड़ी कर देंगे, तो ये आ और उ मिलकर क्या बन गया? ओ बन गया। अब यहाँ पे व्यंजन अधूरा है, स्वर रहित है, तो ये यहाँ पे भाग आएगा, तो ये हो जाएगा रो। पा को इधर ले आएंगे, परो। अब ये इधर आएंगे तो इनको विलुप्त कर देंगे, प्रोसेस समझते जाना, ठीक। विलुप्त कर दिया। अब यहाँ क्या बचे थे? ये कार बचे थे, कार नहीं पकार बचे थे, यहाँ पे पकार बचे थे, तो पकार यहाँ ले आए, तो क्या हो गया? परोपकार। तो इस तरह से हो गया। और किस संधि के द्वारा हुआ? ओ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? गुण संधि से होती है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? नियमित, तो नियम है संज्ञा, और इसमें लगाया गया प्रत्यय इत, तो बन गया नियमित, तो ये संज्ञा से बना विशेषण है। अपमान, अपमान एक संज्ञा है, और इसका विशेषण क्या बनेगा? अपमानित, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, ठीक। वर्ष है एक संज्ञा, वर्ष और में प्रत्यय लग गया एक, तो हो गया वार्षिक। अपमान में प्रत्यय क्या लग गया? इत, तो क्या बन गया? अपमानित। अपमान में कोई प्रत्यय नहीं है, यह है संज्ञा, तो यानी कि ये विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? तो कौन सा विशेषण जो सर्वनाम से बना हुआ है वो है कोई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण जहाँ पे आपको किस प्रश्न का उत्तर मिल जाए? कैसा। विशेषण तो वही होता है जहाँ पे आपको ये मिल जाए कैसा, ये तो ये है गुण बताता है, तो ये है बी। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो प्रेस नहीं, ऑप्शन बी सही है। कौन सा लोग भी समूहवाचक प्रत्यय है? वर्ग भी, जैसे आप, लोग। कौन से वर्ग? अधिकारी वर्ग। कौन से गण? भक्तगण, कहते हैं भक्तगण, भक्तजन भी कहते हैं, भक्तगण भी कहते हैं, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा।
हे का विलोम शब्द क्या है? तो सबसे पहले चीज़ ये कि हे का मतलब क्या होता है। हे का मतलब होता है त्याज्य या फिर नीच, नीचा देखना, ठीक, नीचा। तो त्याज्य, त्याज्य का विलोम क्या होता है? ग्राह्य होता है। तो ऑप्शन सी सही है। तो हे का विलोम क्या हम लिख सकते हैं? ग्राह्य। झांसी की रानी किसने लिखा है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा है। आपको एक कविता याद होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो कविता लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, लेकिन जो झांसी की रानी है इस शीर्षक से जो लिखा है उन्होंने लिखा है वृंदावन लाल वर्मा जी ने। तो ये थे 40 क्वेश्चन। उम्मीद है इन क्वेश्चन से आपने बहुत सीखा होगा और बहुत काम आएंगे क्वेश्चंस। तो इसीलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपका भला हो जाए ठीक है, लेकिन आपके साथ साथ अगर आपके चहेते मित्र का अगर भला हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक समय के बाद आपसी मतभेद, आपसी द्वेष, ये सब खत्म हो जाता है। तब आप यही सोचते हैं कि मैं सक्सेस हो गया हूँ तो हमारा दोस्त भी सक्सेस हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए।